आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। सोलह नवंबर की शाम ढल गई है। मैं अमन गुप्ता लेकर आ गया हूं आपके लिए इवनिंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। कांग्रेस के बिहार में खराब प्रदर्शन के बाद एक बार फिर संगठन के अंदर के लोगों ने ही पार्टी की कार्यशैली का विरोध करना शुरू कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि कांग्रेस बातचीत की कोशिश नहीं कर रही है और अब जनता कांग्रेस को मजबूत विकल्प के तौर पर नहीं देख रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों कांग्रेस बेसुध पड़ी है, क्या होगा उसका आगे। दूसरी स्टोरी में बात होगी बिहार की राजनीति से साइडलाइन कर दिए गए सुशील मोदी का भविष्य क्या होगा, बीजेपी ने उनके लिए किस तरह के विकल्प रखे हो सकते हैं और क्या नए नेतृत्व को कमान देना बीजेपी के लिए ठीक रहेगा। पंजाब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों का पंजाब की मुख्य धारा की राजनीति पर कैसा असर होता है और क्या अगले चुनावों में शिरोमणि अकाली दल अपना वर्चस्व बरकरार रख पाएगा। इसके बाद आखिर में लूडो को लेकर मजेदार बातचीत करेंगे। फिलहाल मुख्य खबरें सुनिए प्रतीक वाघमारे से। आज शाम बिहार राजभवन में आयोजित समारोह में नीतीश कुमार ने 7वीं बार सीएम पद की शपथ ली। नीतीश कुमार के साथ साथ राज्यपाल फागू चौहान ने तार किशोर प्रसाद और रेणु देवी को भी उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के करीब 31,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इस तरह देश में कोरोना मामलों की कुल संख्या 88 लाख को पार कर गई है, जबकि महामारी से अब तक 1,29,000 के करीब लोगों को जान गंवानी पड़ी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि नवंबर में आई कोरोना की तीसरी लहर अब कमजोर पड़ रही है और ये उछाल के ठीक स्तर को पार कर चुकी है। अमेरिका ने अंतरिक्ष मिशन में एक और इतिहास रचते हुए अमेरिका की प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी है। स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट नासा के कमर्शियल क्रू मिशन का हिस्सा है। 8 साल की लंबी बातचीत और विचार विमर्श के बाद चीन समेत आसियान के सदस्य देशों ने दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते यानी क्षेत्रीय समग्र आर्थिक भागीदारी पर हस्ताक्षर कर दिए। आसियान के 10 देशों के अलावा चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया भी समझौते में शामिल है। देश में थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI आधारित महंगाई दर 8 महीने के ऊंचाई पर पहुंच गई है। अक्टूबर महीने में WPI आधारित मुद्रास्फीति 1.48% रही, जबकि सितंबर महीने में ये 1.32% थी। वहीं पिछले साल अक्टूबर में थोक महंगाई 0% थी। और टेलीकॉम कंपनियां दिसंबर के अंत या जनवरी से मोबाइल टैरिफ में 15 से 20% की बढ़ोतरी कर सकती है। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि घाटे की वजह से वे ऐसा करने के लिए मजबूर है। बता दें कि AGR की वजह से इस वित्त वर्ष में ज्यादातर टेलीकॉम कंपनियों को भारी घाटा हुआ है। आप सुन रहे हैं शाम का खबरनामा दिन भर। मैं हूं अमन गुप्ता। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस का प्रदर्शन बदतर होता जा रहा है। बिहार में हाल के चुनाव नतीजों के बाद पार्टी को सहयोगी दलों की आलोचना तो झेलनी ही पड़ रही है। कांग्रेस के भीतर से भी आवाजें आने लगी हैं। हालांकि इसकी शुरुआत तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही हो गई थी, जब गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में 20 से अधिक कांग्रेसी नेताओं ने चिट्ठी लिखकर पार्टी के नेतृत्व और संगठन के ढांचे पर सवाल उठाया था। हाल में बिहार के साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में उपचुनाव हुए और कांग्रेस की हार के बाद कपिल सिब्बल ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान पार्टी की कार्यशैली पर बेबाक ढंग से सवाल उठाया। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर 6 साल तक कांग्रेस ने आत्ममंथन नहीं किया है तो हम इससे उम्मीद क्या रखें। सिब्बल ने यह भी कहा कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा बातचीत के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, इसलिए उन्हें सार्वजनिक रूप से खुद को व्यक्त करने के लिए विवश होना पड़ा। उधर सिब्बल के बयान के बाद प्रतिक्रियाएं आनी तय थीं, आई भी। पार्टी के नेता तारिक अनवर ने आला कमान का बचाव करते हुए हार के लिए बिहार राज्य की इकाई को जिम्मेदार ठहराया है। इन सब बयानों के बीच सियासी समीकरणों को समझने के लिए मेरे साथ हैं इंडिया टुडे में असिस्टेंट एडिटर और लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति को कवर कर रहे आनंद पटेल। आनंद जी, ये कांग्रेस के भीतर से उठ रहे जो सवाल हैं, क्या कारण है? शिवानंद तिवारी और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल की जो प्रतिक्रिया आई है,
उसको आप कैसे देखते हैं? और पहले भी चिट्ठी लिखकर इस तरह की चिंताएं कई नेताओं ने जताई थीं, तब और अब में क्या बदल गया है? का कहीं ना कहीं अगर आप देखें, इसका परिप्रेक्ष्य देखें आप, तो अगस्त के महीने में जो 23 नेता थे, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने चिट्ठी लिख करके गांधी परिवार को आगाह किया था। गांधी परिवार जिस रास्ते चल रहे हैं और जिस तरीके से लगातार पार्टी की हार हो रही है, तो पार्टी को कहीं ना कहीं मंथन करना चाहिए। पार्टी में जो अंदरूनी आजादी है, फ्रीडम है, वो होनी चाहिए। जो नेता है वो चुना हुआ होना चाहिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लिए चुनाव होना चाहिए। इसको लेकर के तमाम तरीके की बातें हुई। उसके बाद सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई 23 अगस्त को, जिसमें ये फैसला लिया गया कि फिलहाल सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी और 6 महीने के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन अब देखिए, जिस तरीके से एक बार फिर पार्टी हारी है, तो उन्हीं नेताओं के जरिए कहीं न कहीं अब फिर से गांधी परिवार पर निशाना साधा जा रहा है। और शुरुआत जो है, आप देखिए, पिछले कुछ दिनों में ट्वीट से संजय झा ने की, जो पार्टी से सस्पेंड चल रहे हैं। और अब कपिल सिब्बल ने भी एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दे दिया है एक दैनिक अखबार को, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पार्टी की हार हुई और जो पार्टी का रवैया है, जो नेतृत्व का रवैया है, वो बेहद निराशाजनक है। और ऐसा लग रहा है कि ये बिजनेस एज यूजुअल है, यानी ये पार्टी का यही ढर्रा है। तो कहीं ना कहीं बहुत एक तरह से कह लिया जाए कि तीखा प्रहार है गांधी परिवार पर और पार्टी आला कमान पर, कि पार्टी जो हार हुई है बिहार में, उसको गंभीरता से नहीं ले रही है। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले टाइम में भी किस तरीके से और मुखर होकर के जो ग्रुप 23 के नेता, जिन्हें कहा जाता है गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में, गांधी परिवार पर, पार्टी नेतृत्व पर सीधे हमला करेंगे। आनंद जी, एक उम्मीद थी कि CAA NRC को लेकर इतनी मुखर रही है कांग्रेस, तो कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, जबकि हुआ इसका उल्टा। बिहार के सीमांचल वाले मुस्लिम बाहुल इलाके में क्या हालत हुई कांग्रेस की, सबने देखा। क्यों मुस्लिम मतदाताओं के बीच वो विश्वास कांग्रेस नहीं जीत पाई? जी देखिए, इसकी 2 वजह हैं। एक तो जब CAA NRC का मसला हुआ, तो कांग्रेस पार्टी ने खुल करके इसकी मुखालफत नहीं की। बयानबाजी जरूर हुई, कुछ नेताओं के बयान जरूर आए, संसद में भी जो है पार्टी ने इसका विरोध किया, लेकिन पार्टी बटी हुई नजर आई। आप देखिए, अलग अलग नेताओं के अलग अलग सुर थे। और ये कहीं ना कहीं पार्टी की जो जमीन पर स्थिति है, उस पर इसने असर डाला। जो जमीन पे विरोध होना चाहिए था, पार्टी को उसका नेतृत्व संभालना चाहिए था, वो नहीं था। इसकी वजह से जो एक तरह से कह लीजिए मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, वहां पर जो आंदोलन चला, वो छात्र संगठनों ने चलाया या और विरोधी दलों ने चलाया। कांग्रेस ने आगे आकर उसकी अगुवाई नहीं की। तो एक तो ये संदेश गया मुस्लिम समुदाय में। दूसरा, सीमांचल में आप देखिए, जो कांग्रेस पार्टी की जो हार हुई है, एक तो जिस तरीके से ओवैसी ने लीड ली संसद के अंदर CAA NRC के विरोध में, उनके जो बयान थे वो कांग्रेस से कहीं ज्यादा मुखर थे और डायरेक्ट अटैक थे। लेकिन सीमांचल की अगर आप बात कर ले, तो वहां पे भी जिस तरीके से कैंपेन चलाया AIMIM ने, और वो पिछले 1 साल से भी ज्यादा वक्त से तैयारी कर रहे थे। आप देखिए कि पिछले साल ही जब किशनगंज का चुनाव हुआ CAA NRC के ठीक बाद, तो वो किशनगंज की सीट कांग्रेस की सीट थी और उपचुनाव में AIM वहां पे भारी मतों से जीती। तो तभी से कांग्रेस के विघटन की शुरुआत हो गई थी, लेकिन कांग्रेस ने उसको बहुत हल्के में लिया, तैयारी नहीं की और जो अपना संगठन है उसको मजबूत नहीं किया, जिसकी वजह से जो वहां का मतदाता है वो कांग्रेस से छिटक गया। ये गढ़ था, किशनगंज कांग्रेस पार्टी का गढ़ था। लेकिन CAA NRC के बाद कांग्रेस को जिस तरह से तैयारी करनी चाहिए थी, वहां पे जमीन पे जो संगठन मजबूत करना चाहिए था, वो नहीं किया पार्टी ने, जिसकी वजह से इतनी बुरी हार हुई है सीमांचल में। एक आखिरी सवाल आनंद आपसे करूंगा कि कांग्रेस की राह आगे आप कैसे देखते हैं, और अगर संगठन के स्तर पर पार्टी कोई बदलाव नहीं करती है तो क्या होगा उसका आगे? देखिए, ये इस पर बहुत कुछ कपिल सिब्बल ने ही अपने इंटरव्यू में कह दिया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से पार्टी हार रही है, और न सिर्फ बिहार हारी है, बल्कि उपचुनाव में भी पार्टी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा है। खासकर अगर आप देखिए राज्य गुजरात, जहां पे पार्टी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, यानी मुख्य विपक्षी दल है, वहां पे पार्टी साफ हो गई। मध्य प्रदेश, जहां पे अभी कुछ महीने पहले तक पार्टी की सरकार थी,
वहां पे भी आप महज कुछ ही सीटें जीत पाए उपचुनाव के अंदर। जो लोग आपसे छिटक करके या पाला बदल के बीजेपी में गए थे, वो सभी लगभग चुनाव जीत गए। तो कहीं ना कहीं पार्टी को ये आत्ममंथन करना पड़ेगा। लेकिन कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि अब आत्ममंथन का भी वक्त नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े राज्यों के चुनाव सिर पे हैं। अगर आप अगले साल ही देखिए, 5 बड़े राज्यों के चुनाव हैं, जिसमें केरल और असम ऐसे राज्य हैं जहां पे कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन वहां पे भी पार्टी की जो संगठनात्मक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। कहा जा रहा है कि सीपीआईएम वापस आ सकती है, असम में बीजेपी वापसी कर सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में वो कश्मकश नहीं दिख रही है, वो तैयारी नहीं दिख रही है। चुनाव बामुश्किल 6 महीने दूर हैं और यही स्थिति लगभग तमिलनाडु में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, जो बड़े राज्य हैं जहाँ पे चुनाव होने हैं अगले साल की शुरुआत में। तमिलनाडु में आप डीएमके के कंधे पर लड़के चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहां से ऐसे संकेत आ रहे हैं कि डीएमके बहुत ज्यादा सीटें देने को राजी नहीं है। वेस्ट बंगाल में लेफ्ट पार्टियों के साथ आपका गठबंधन हो चुका है, लेकिन पिछला चुनाव कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने हालांकि प्रदर्शन अच्छा किया था लेफ्ट पार्टियों से, लेकिन बिहार में जिस तरह से हार हुई है उसका असर कहीं ना कहीं जो सीमावर्ती राज्य जिले हैं, सीमावर्ती सीटें हैं बिहार से लगती हुई बंगाल में, वहां पे भी कांग्रेस की स्थिति खराब हुई है। तो कहीं ना कहीं पार्टी को अब आत्ममंथन ही नहीं, पूरा रीजिट करना पड़ेगा, एक तरह से पूरा ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी, अब अपने संगठन को और मजबूत करना पड़ेगा। और इसके लिए जो कपिल सिब्बल रास्ता बता रहे हैं कि जो प्रभावशाली लोग हैं, जो कांग्रेस के हितैषी हैं, उनसे बात की जाए, उनसे बात करके आगे का रोड मैप तैयार किया जाए, क्योंकि अगर कांग्रेस की हार का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो पार्टी बिखर जाएगी और जमीन पर पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये थे इंडिया टुडे में असिस्टेंट एडिटर आनंद पटेल। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। नीतीश कुमार ने आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली, लेकिन इस बार उनका और सुशील मोदी का साथ छूट गया। सुशील मोदी इस बार उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए हैं, ना ही मंत्री परिषद में उन्हें कोई और जिम्मेदारी मिली है। हालांकि बिहार में एनडीए अगर सत्ता का हिस्सा रही है तो उसमें एक बड़ा हाथ सुशील मोदी का रहा है। सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री की भूमिका में नीतीश के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाए खड़े नजर आए, बस अगर 2015 के 8-10 महीने छोड़ दें तो। यूं तो सुशील मोदी बीजेपी के नेता हैं, लेकिन कई मौकों पर ऐसा देखा गया है जब सुशील मोदी ने पार्टी से ज्यादा नीतीश कुमार को तवज्जो दी। अब यही एक मसला देख लीजिए, जब 2014 से पहले ही बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की मांग उठ रही थी, सुशील मोदी ने 2012 में ही नीतीश को पीएम मटेरियल बता दिया था। इतना ही नहीं, खुले तौर पर वो नीतीश के खेमे में थे। मार्च 2018 में भागलपुर में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में जब अश्वनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत का नाम जुड़ा, वो गिरफ्तार हुए और अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उस वक्त भी सुशील मोदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। साफ तौर पर उन्होंने नीतीश सरकार के फैसले का समर्थन किया था। खैर, किस्से और भी हैं, लेकिन बात फिलहाल ये कि करीब 30 सालों से अधिक समय से बिहार के एक बड़े चेहरे के रूप में स्थापित रहे सुशील मोदी पहली बार राज्य सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी जगह कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद को बिहार विधानसभा में बीजेपी का नेता चुना गया। रेणु देवी उपनेता चुनी गई और अब दोनों ही सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं। इस बात की टीस कहीं ना कहीं सुशील मोदी में दिखाई दी। उन्होंने कल एक ट्वीट किया, उसमें एक ओर उन्होंने संघ और बीजेपी का आभार जताया तो दूसरी ओर यह भी कहा कि पद रहे न रहे, कार्यकर्ता का पद उनसे कोई नहीं छीन सकता। इस ट्वीट के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उन्हें ढांढस बंधाते नजर आए। उन्होंने लिखा कि आदरणीय सुशील जी, आप नेता हैं, उप मुख्यमंत्री का पद आपके पास था, आगे भी आप भाजपा के नेता रहेंगे, पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो बिहार में राजनीति अब नए मोड़ ले रही है। उसी क्रम में निकू सुमो की जो चर्चित जोड़ी है वो टूट गई है। तो इस फैसले को बीजेपी किस फलक पर देख रही है, यही पूछा मैंने बीजेपी कवर करने वाले आज तक रेडियो के संवाददाता हिमांशु मिश्रा से। देखिए, ये कहा जाता था कि सुशील मोदी के बिना जो है बिहार बीजेपी की यूनिट जो है वो नहीं चल सकती है,
और इसीलिए एक नया नेतृत्व तैयार करने की कोशिश जो है वो बीजेपी ने की है। और हम अगर देखें तो पिछले जो राज्यों के चुनाव हुए हैं वहां पर हमेशा ये देखने को मिला है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी संगठन पे पकड़ होती है और संगठन को उस तरीके से बहुत मजबूती नहीं मिल पाती है, क्योंकि हर मुख्यमंत्री चाहता है कि संगठन उनके हिसाब से चले। तो इसीलिए ये कहा जाता था कि सुशील मोदी ने हमेशा जो है बिहार बीजेपी के संगठन पे अपनी मजबूत पकड़ रखी और जिस तरीके से वो चाहते थे संगठन उसी तरीके से काम करता था। लेकिन ये नई दौर की बीजेपी है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये एक नई टीम है जो चाहती है कि हर स्टेट के अंदर नई तरीके से बीजेपी के संगठन जो है वो आगे बढ़े। और इसीलिए सुशील मोदी जी को जो है अभी ये कहा जा सकता है कि बिहार बीजेपी के अंदर साइडलाइन कर दिया गया है और उनकी जगह नए नेतृत्व को जो है आगे लाया जा रहा है। हम देखें कि संजय जायसवाल को जिस तरीके से अध्यक्ष बनाया गया बिहार प्रदेश का चुनाव से पहले, ये एक बड़ा कदम था, क्योंकि नित्यानंद राय थे वो केंद्र में गृह राज्य मंत्री बने। उसके बाद संजय जायसवाल को ये जिम्मेदारी दी गई है और जिस तरीके से तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी को जो है विधानमंडल दल का नेता और उप नेता चुना गया है, वो एक नई शुरुआत है बीजेपी की। और बीजेपी हमेशा संगठन में इस तरीके के बदलाव जो है वो करती रहती है। हिमांशु, नेतृत्व की बात की आपने और जाहिर तौर पर बदलते समय के साथ ये बदलाव का दौर है, नए हाथों में कमान दी गई है, लेकिन सुशील मोदी की एक मजबूत पकड़ है बिहार में। आपको क्या लगता है नया नेतृत्व इतना सबल है? क्योंकि आगे आने वाले समय में चुनौतियां और बड़ी ही हो रही हैं बीजेपी के लिए। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पे बीजेपी के लिए चुनौतियां बहुत बड़ी है बिहार में, क्योंकि एक नए नेतृत्व को मौका दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, और नए नेतृत्व को मौका तब दे रहे हैं जब सुशील मोदी को बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि उनके बिना कैसे संगठन को बढ़ाया जाएगा वो फैसला लिया गया है। अब सवाल ये है कि संगठन का विस्तार होना बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए, क्योंकि 2014 के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी जो है 23 सीटें जीती थी लोकसभा की, और उसके बाद 2019 के चुनाव में जेपी ने जो है 18 सीटों पर चुनाव लड़ा और उनमें से 17 सीटें जो है बीजेपी वहां जीती। और इस विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी बड़ी ताकत के साथ उभरी है, 74 सीटें जीती हैं बीजेपी ने वहां पर। और एक चीज को हमको देखना होगा कि जेडीयू पिछले 15 साल से 2005, 10 और 20 में बड़े भाई की भूमिका में रहा था, लेकिन अब जो है जेडीयू की भूमिका वो छोटे भाई की हो गई है और बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गया है। आप याद कीजिए 2014 के विधानसभा चुनाव से महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से जो है बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में दोनों ने आकर सरकार बनाई थी और उसमें बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रही। जबकि जब से गठबंधन हुआ था शिवसेना का, हमेशा शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में रहती थी। जेडीयू के साथ भी बिहार में यही था और बीजेपी ने महाराष्ट्र में संगठन को बड़ा किया है, बढ़ाया है और नंबर्स हमेशा चाहे विधानसभा में हो या लोकसभा में बीजेपी के बढ़ते नजर आते हैं। और इसीलिए संगठन का विस्तार बहुत जरूरी है, लेकिन बिना सुशील मोदी के किस तरीके से संगठन का विस्तार होगा और मजबूत संगठन, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जो होते हैं या उप मुख्यमंत्री होते हैं जिस प्रदेश में होते हैं, एक नेता होता है, उसके इर्द गिर्द राजनीति घूमती है। तो ये पिछले 5 दशकों से बिहार की राजनीति जो है तो सुशील मोदी के इर्द गिर्द घूमती थी बीजेपी की। तो हिमांशु, क्या कहता है आपका अनुमान, बिहार की राजनीति से अलग करके बीजेपी ने सुशील मोदी के लिए क्या सोच रखा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुशील मोदी को बिल्कुल जो है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि उनको डिफेंड नहीं किया जा सकता, उनको पूरी तरीके से साइडलाइन नहीं किया जा सकता है। सुशील मोदी बिहार की राजनीति में बहुत कद्दावर नेता है और सुशील मोदी ये कहें कि बहुत लंबे समय से जो है सुशील मोदी के बिना बिहार बीजेपी जो है वो चलती नहीं थी और सुशील मोदी के इर्द गिर्द जो है बिहार बीजेपी हमेशा चलती रही है। यानी धुरी जो थे वो सुशील मोदी थे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष कोई रहे हो, राधा मोहन सिंह रहे हो, नंदकिशोर यादव रहे हो या मंगल पांडे रहे हो या सीपी ठाकुर रहे हो, लेकिन बिहार बीजेपी की धुरी जो है सुशील मोदी रहे। अब उनकी नई भूमिका के लिए हमको जरूर देखना होगा। और मैं आपको एक चीज जो मुझे समझ आती है, क्योंकि रामविलास पासवान की बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मृत्यु हुई है और वो जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है उसका भी 4 साल का टर्म बाकी है। अब ये देखना है कि क्या सुशील मोदी को बीजेपी जो है राज्यसभा से जो है वो इलेक्ट करके केंद्र की राजनीति में भेजती है, और ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि केंद्र के अंदर
नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री, वो अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। तो ऐसे में सुशील मोदी की जिम्मेदारी बड़ी हो सकती है, क्योंकि सुशील मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जीएसटी को लागू करवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ, और जीएसटी काउंसिल के वो अध्यक्ष भी रहे हैं और बहुत बड़े तरीके से उन्होंने जो है कोऑर्डिनेशन किया था। अब देखना ये है क्या उनका इनाम सुशील मोदी को मिलेगा, क्या वो केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जाएंगे, क्योंकि सुशील मोदी का कद बहुत बड़ा है बिहार की राजनीति में, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये थे आज तक रेडियो के संवाददाता हिमांशु मिश्रा। और अगली खबर पर बढ़ें उससे पहले आपको आज के पॉडकास्ट के बारे में बता दें तो आज हमारे साथी ऋतुराज ने इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी से बात की कि दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते RCEP में भारत क्यों शामिल नहीं है और इसका कैसा असर होगा। सुनिएगा जरूर। पता आपको पता है aajtak.in/podcast। यहाँ आप जाएंगे तो हमारा वेब पेज खुलेगा। वेब पेज में इधर उधर कहीं ना कहीं आपको ये पॉडकास्ट जरूर दिख जाएगा। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। सिखों की मिनी पार्लियामेंट कही जाने वाली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कल 100 साल हो गए। आने वाले कुछ महीनों में इसके चुनाव होने हैं। इस कमेटी में 190 सदस्य हैं और 170 का चुनाव होता है। अभी हाल ही में इसकी 170 में से 157 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल और संत समाज का गठबंधन का वर्चस्व है। माना जा रहा है ये चुनाव आने वाले चुनावों के लिए शिरोमणि अकाली दल के लिए लिटमस टेस्ट की तरह काम करेगा। इंडिया टुडे में सीनियर एडिटर हैं अनिलेश महाजन। उन्हें पंजाब की राजनीति की बेहतर समझ है। मैंने उनसे पूछा कि पंजाब की राजनीति में SGPC के इन चुनावों की कितनी बड़ी भूमिका है। देखिए, पंजाब की राजनीति जो है सिख मुद्दों पे आधारित राजनीति रही है पिछले 70 साल से। उसका एक बहुत बड़ा जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोले तो वो गुरुद्वारों की पॉलिटिक्स है। ये 1920 से जो गुरुद्वाराओं के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने एक्ट बनाया था SGPC का, उसके तहत इलेक्शंस होते हैं और पंथक वोट कहा जाता है, जो ट्रेडिशनली जो सिख हैं, जो कन्वेंशनल तरीके से सिखिज्म फॉलो करते हैं, उनके द्वारा मिनी पार्लियामेंट होती है। जो जितने भी गुरुद्वारे हैं पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, हिमाचल में, उनकी देखभाल का जिम्मेदारी है वो देते हैं। और ये तय करता है पंजाब की राजनीति में कि जो अकाली दल है वो कौन सा फैक्शन जो है उसको पंथक वोट जो है वो सपोर्ट करते हैं और वो कौन सा पॉलिटिकली सिख जो मुद्दे हैं उनको आगे असेंबली में या आगे लोकसभा में लेके जाएंगे, उठाएंगे, तो वो तय करते हैं। तो तकरीबन 180 के करीब मेंबर जो हैं उसमें आते हैं। 5 जो सिखों के बहुत महत्वपूर्ण जो स्थान हैं, जैसे पटना साहिब, फिर उसके बाद नंदेड़ साहब महाराष्ट्र में, फिर 3 जो तख्त हैं यहाँ पे पंजाब में, केसगढ़ साहिब है अनंतपुर साहिब में, तलवंडी साबों में दमदमी साहिब है और अकाल तख्त है जो सबसे बड़ी सीट है। उनके 5 जो हाई प्रीस्ट होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। 15 जो हैं उसमें इंटेलेक्चुअल्स नॉमिनेटेड होते हैं और बाकी लोग जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। जो सिख हैं इन राज्यों में वो करते हैं उनको तय। तो ये एक तरीके से दिशा दे देते हैं कि अकाली पॉलिटिक्स किस तरफ जाएगी। अच्छा अनिलेश, 2011 के बाद एक तो चुनाव होने जा रहे हैं और अगर फिलहाल की स्थिति देखें तो इसमें सुखबीर सिंह बादल के शिरोमणि अकाली दल और संत समाज के गठबंधन का वर्चस्व है। अब 2022 में विधानसभा के चुनाव पंजाब में होने हैं, तो SGPC के चुनाव नतीजे जो रहेंगे उनका कितना बड़ा असर होगा? देखिए, 2011 में जो था पंजाब में अकाली दल भाजपा का गठबंधन सत्ता में था। उस सत्ता में रहते हुए इलेक्शंस हुए थे। उसके बाद ये क्यादतन इलेक्शन 5 साल में होते हैं, तो ये 2016 में होने चाहिए थे, बट ये डिले किए गए और उसमें कुछ कोर्ट के केसेस थे और उसमें फिर कुछ बाद में क्लैरिफिकेशंस चाहिए थी। तो उसके बाद जब ये मोदी सरकार के पहला कार्यकाल था, उस वक्त राजनाथ सिंह जी ने अमेंडमेंट मूव करा था। तो अमेंडमेंट के कारण सहजधारी जो वोटर होते हैं, जो सिख पेरेंट्स को फॉलो नहीं करवाते हैं या नहीं करते हैं, जो शेव करते हैं या सिर पे कटिंग करते हैं, तो उनको निकाल दिया गया है अब वोटर से। अब पहली बार हो रहा है कि ना अकाली दल
केंद्र की किसी सरकार में भागीदार है, ना स्टेट में भागीदार है। और उनका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है पॉलिटिकली, जो उनकी पार्टी है, जो प्रकाश सिंह बादल के सुपुत्र सुखबीर बादल लीड करते हैं पिछले 13 साल से, उसका पॉलिटिकल ग्राफ काफी नीचे आया है और उनकी अगेंस्ट काफी रिजेंटमेंट है गाँव में। और सिख जो तबका है, जो उनका कभी कोर वोटर होता था, उसमें काफी उनके अगेंस्ट गुस्सा है, क्योंकि जो बहबल कला में गोली कांड हुआ, जब वहां पे प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है, उस इशू को लेकर। और भी अभी रिसेंटली गुरु ग्रंथ साहब के काफी स्वरूप जो है वो चोरी हो गए और उनका पता ही नहीं है वो कहाँ है। तो काफी जो सिख समाज है उसमें एंटी इनकम्बेंसी कह सकते हैं बादल परिवार के लिए है। और अगर ये चुनावों में हार जाते हैं बादल ग्रुप, और हम देख रहे हैं कि जो प्रकाश सिंह बादल जी के सहयोगी थे वो बहुत सारे लोग जा चुके हैं छोड़ के सुखबीर बादल वाले अकाली दल को, और उन्होंने अभी एक नया अकाली दल बनाया है सुखदेव सिंह ढींसा को लेकर। और सुखदेव सिंह ढींसा प्रकाश सिंह बादल के कंसिस्टेंटली पिछले 3 दहाकों से उनके नंबर 2 चलते आ रहे थे, और उन्होंने छोड़ के एक नई पार्टी बनाई है और वो चैलेंज कर रहे हैं सुखबीर बादल के ग्रुप को एसजीपीसी के चुनाव में। और अगर ये हार जाते हैं तो हमारे पास पूर्व के भी इंस्टांसेस हैं कि जो भी धड़ा जीतता है एसजीपीसी के चुनावों को, तो पंथिक वोट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पे भी उसी अकाली दल को मान्यता देता है एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो ये 2022 के इलेक्शनों को लेकर बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि सुखबीर बादल क्या उतनी फोर्स के साथ क्या अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, जो बड़ा मुश्किल इस वक्त दिख रहा है। ये थे इंडिया टुडे में सीनियर एडिटर अनिलेश महाजन। और लूडो की बड़ी चर्चाएं हैं आजकल। अरे गेम नहीं, फिल्म की बात कर रहा हूं। दरअसल नेटफ्लिक्स पर अनुराग बासु की एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है लूडो। पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बच्चन, राजकुमार राव, आदित्य रॉय कपूर और सानिया मल्होत्रा जैसे कई एक्टर्स हैं इसमें, और अपने इंटरेस्टिंग कथानक के लिए ये फिल्म सुर्खियां बटोर रही है। अलग अलग किरदार हैं और मज़ेदार है ये देखना कि कैसे उनकी कहानियां एक दूसरे से टकराती हैं। अंत में ऐसा लगता है कि बासु किसी फिलॉसफी की तरह दर्शकों का ध्यान ले जाना चाहते हैं। फिल्म में 2 लोग बार बार आते हैं लूडो खेलते हुए। वो इन सारे किरदारों की कहानियों पर बात करते हैं और उनमें से एक दूसरे से पूछता है कि पाप और पुण्य का खेल क्या है। तो वो दाढ़ी वाला व्यक्ति जवाब देता है कि पूरी उम्र निकल जाती है ये समझने में, और तुम्हें एक लाइन में इसका जवाब चाहिए। लोग पूछ सकते हैं कि लूडो अच्छी फिल्म है या नहीं, पर इसका जवाब एक लाइन में नहीं हो सकता। कई सिरे इस फिल्म ने ऐसे छोड़े हैं जिन पर विस्तार से बात की जानी चाहिए। तो हमारे साथी कुलदीप ने सिनेमा टीम के साथी श्वेतांक शेखर से बातचीत की है, सुनिए। नमस्ते, मैं कुलदीप हूँ और मेरे साथ अभी हैं हमारी सिनेमा टीम के साथी श्वेतांक शेखर। हम दोनों ने लूडो फिल्म देखी है अनुराग बासु वाली। उसमें वो एक लास्ट में सीन है कि जिसमें वो बार बार 2 किरदार आते हैं जो लूडो खेल रहे होते हैं और उस फिल्म से जुड़े सब किरदारों की कहानियों पे नजर रखे हुए होते हैं। तो उनमें से एक पूछता है कि बता ही दीजिए पाप और पुण्य का खेल क्या है। कहता है कि इसको समझने में उम्र निकल जाती है और तुमको एक लाइन में जवाब चाहिए। तो हमें एक लाइन में जवाब नहीं चाहिए आपसे कि ये लूडो फिल्म कैसी है। विस्तार से थोड़ा बताइए कि आपने फिल्म देखी, आपको कैसी लगी। ज्यादा रुचि ये समझने में है कि कौन से सिरे हैं फिल्म के जिन्हें आपने पकड़ लिया, जो आपके साथ रह गए, जिन्होंने ज्यादा प्रभावित किया आपको। जैसे अगर लूडो को देखें अपन, तो मतलब लूडो में ऐसा कुछ नहीं है मतलब जो बहुत ही ज्यादा नया है, बिल्कुल अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे लूडो को आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले तो अनुराग बासु की फिल्म याद आ जाएगी, लाइफ इन अ मेट्रो। ठीक है, मतलब जो भी मतलब ऑलमोस्ट वैसे ही एंथोलॉजिकल है और कई मायनों में आप कॉन्सेप्ट के मामले में उसको अलग ले सकते हैं कि वो अलग चीजों की बात करती है, ये अलग चीजों की बात करती है ना। तो मुझे थोड़ा सा, जैसे जब मैंने लूडो देखना शुरू किया और ट्रेलर देखने के बाद भी मेरा मतलब एक्साइटमेंट थी कि भाई अनुराग बासु की पिक्चर देखनी है, तो मेरा सबसे पहला जो था कि अभिषेक बच्चन वाला जो सेगमेंट है उसको लेके मैं बड़ा वो था कि यार पता नहीं कैसा होगा, थोड़ा फिल्मी लग रहा है मुझे। क्योंकि बच्चों वाले कॉन्सेप्ट में हमेशा ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा डाल देते हैं कि बिल्कुल रेगुलर बन के रह जाता है ना। तो इस फिल्म में वो मुझे थोड़ा सा लगा, जब शुरू हुई फिल्म तब भी मुझे लग रहा था यार ये काफी प्रेडिक्टेबल हो रहा है कि सब कुछ सेम सेम चल रहा है।
मगर उस सेगमेंट का एकमात्र सीन है जो आपका पूरा जो थॉट प्रोसेस है ना वो चेंज कर देता है पूरी फिल्म के बारे में। और वो सीन है जो छोटी बच्ची से बिट्टू बात कर रहा होता है अपनी कहानी बताते हुए, है ना। तो जब पूछती है कि तुम्हारी बच्ची कहाँ है, तो अपनी कहानी बता रहा होता है लेट के उसको। तो उस समय पूछती है, बताती है उसको अपने कुत्ते वाली बात कि तुम्हारा कुत्ता चला गया है तो तुम उसको लेने नहीं जाओगी, ये वो। तो वहां पे जब बच्चे उसको बड़ी सटल तरीके से बताती है ना, कुछ वो अलग नहीं कहती है, मतलब बड़ी रेगुलर चीज कहती है ना, कि नहीं उसके साथ वो खुश है, तो आपको भी लगता है कि हाँ ठीक है। लेकिन वो जिस मोमेंट पे है, मतलब वहां के बाद मुझे लगा कि वो फिल्म का बेस्ट पार्ट है। उससे बेटर, उतना पॉजिटिव और उतना आपको प्रभावित करने वाला कुछ नहीं हो सकता है उस पूरी फिल्म में। तो मेरे लिए वो टर्न ऑन था और फिल्म के लिए टर्निंग पॉइंट। वही उसी का सिरा आखिर में जुड़ता है। जब फिल्म खत्म होती है तो वो दिखाया गया है कि वो बच्ची मतलब अभिषेक नहीं है और वो बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ खुश है। एक और बात श्वेतांग की, अनुराग बसु का जो नरेशन है, जैसे मतलब मुझे मालूम है कि ये भी अपने आप में कोई नई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी जो नरेशन है कि जैसे किरदार आपस में टकराते रहते हैं ना, किसी एक सीन में जो कोई एक बगल से गुजरता हुआ एक गौण व्यक्ति था, मतलब एक इंसान था जिस पर कैमरा फोकस में नहीं था, जब फ्लैशबैक में कहानी आती है तो पता चलता है कि वो भी इस फिल्म का एक अहम किरदार है और उसकी भी अपनी एक कहानी है। कि पीछे से डब्बे पर पांव मारता हुआ निकल गया एक व्यक्ति दिखा था पहले वाले सीन में, फ्लैशबैक में कहानी आती है तो समझ में आता है कि वो भी एक अहम किरदार है जिसको किडनैप कर लिया जाना है। तो कहानी में कई पड़ाव ऐसे हैं जब वो किरदार आपस में टकराते रहते हैं। नरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल्म के बारे में ऑब्जर्वेशन आपके? मतलब एक बड़ा वो इंटरेस्टिंग चीज है जिस तरह से ये फिल्म घटती है ना, कि इसको एक्चुअली मतलब कुछ समय, मतलब ये होता तो बहुत पहले से आ रहा है ना। हमने पल्प फिक्शन से लेके कई फिल्मों में देखा है कि ये हो रहा है। लेकिन इसको एक टर्म दिया गया 2005 के अराउंड, इसको हाइपर लिंक बोलते हैं, हाइपर लिंक सिनेमा, है ना। कि छोटी छोटी चीजें जो है वो अलग अलग मोमेंट पे आके जुड़ती हैं और एक नया उससे कुछ शुरू होता है। तो उसको कुछ मतलब अमेरिका अमेरिका में हाइपर लिंक सिनेमा कहा गया उसको। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 2005-6 के अराउंड की बात है। तो आपके उसमें आपके पास एक तो आपके पास ये एक टेक्निक हो गई जो आपके लिए काफी मददगार होती है। देखने वालों के लिए कई बार थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा टोलिंग रहे या थोड़ा डिफिकल्ट रहे देखने वालों के लिए, लेकिन फिर उसको इतनी सिंप्लिसिटी से बनाना भी पड़ता है। जैसे फिर हम बात करेंगे, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही कौन सी फिल्म आई थी, तमिल फिल्म आई थी अभी विजय सेतुपति वाली, सुपर डिलक्स। उसमें भी ये थोड़ा ये वाला पार्ट आता है ना। और उसके अलावा मतलब बहुत सारी हॉलीवुड फिल्में इस तरह की नैरेटिव का जो है ना फ्लो पे बनी है। तो हमारे यहाँ नहीं बनती है इस तरह की फिल्में, इसलिए एक पॉजिटिव और नया चेंज है। हालांकि अनुराग बासु के लिए ये भी पुराना है क्योंकि वो पहले ही कर चुके हैं अपनी फिल्मों में। मतलब इसका बेस्ट पार्ट यही है कि अपने आप चल रही हैं, इसमें कुछ भी अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है, वो इतनी अच्छे से प्लान की गई है। जैसे अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था एक अनुराग बासु का कुछ समय पहले, तो उसमें पता चला ये कि अनुराग बासु सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपको दर्शकों को नहीं पता है कि वहां क्या होने वाला है, ये कौन सा कैरेक्टर है, ये फिल्म के एक्टर्स को भी नहीं पता है। जैसे पंकज त्रिपाठी बताते हैं कि उनका एक सीन था जब वो हॉस्पिटल में बेड पे लेटे हुए हैं और उनके बगल में एक और बंदा आकर लेटता है। तो उनने पूछा बासु से कि दादा ये कौन है, इसको मैं जानता हूँ, ये कोई रोल कर रहा है क्या फिल्म में। तो अनुराग ने उनको बताया कि कुछ नहीं बताया क्योंकि उनको पता ही नहीं था। तो बाद में अनुराग ने उनको ये बताया कि ये वही कैरेक्टर है कि जिसका क्राइम उन्होंने किया है, लेकिन उसके बदले पकड़ा ये आदमी गया है। लेकिन ये चीज पंकज त्रिपाठी को नहीं पता है ना। बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वहां जमा होते हैं लास्ट में, फिल्म के क्लाइमैक्स में। उनमें से आधों आधों को नहीं पता था कि कितने लोग यहाँ पे शूटिंग करने आए हैं और कितने शूटिंग देखने। तो ये उसको इस तरह से प्लान ही की गई थी वो, इसलिए वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी देखने में भी, और एक्टर्स भी ज्यादा उसमें ऑथेंटिक लगे उन सीन्स में। वो सीन अनुराग कितना मजेदार है जब वो अस्पताल में वो पूछता है, जो वो बगल में मरीज दूसरा आके बोलता है कि बोले कि मैं किस केस में तू जेल में गया, वो बताता है कि मैं एक बिल्डर को मारा था, भेंडर को। भिंडर को। आज जो तो हंसी है पंकज त्रिपाठी की, क्या शानदार है। मतलब वो वही पंकज त्रिपाठी का एक वो है, चलता रहता है, मतलब उनके बारे में एक वो चलता रहता है, नैरेटिव लगातार चलता रहता है कि पंकज त्रिपाठी हर फिल्म में एक जैसा रोल करते हैं। वो कब से कर रहे हैं ये डॉन वाला कैरेक्टर, वो कब से कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं इस तरह कैरेक्टर्स वो, है ना। गुड़गांव से लेके कहाँ कहाँ वो ये कैरेक्टर्स कर चुके हैं, सेम कैरेक्टर। लेकिन वो सेम कैरेक्टर है नहीं ना। जैसे आपने ये सीन की बात की, जैसे ही जिक्र किया इसका कि ये सीन था, तो यही सीन्स जो है ना उस कैरेक्टर को अलग कर रहे हैं। ठीक है, आखिरी चीज श्वेतांक के
इस फिल्म में ना एक पुराना गाना इस्तेमाल हुआ है और वो पंकज त्रिपाठी की जुबान पे चढ़ जाता है जब फिल्म में मतलब वो एक मर्डर करने जाता है उनका किरदार उसके बाद, और फिर वो बहुत लोगों की जुबान पे चढ़ गया है। पुराना गाना है ओ बेटा जी। ये गाना अचानक चर्चाओं में आ गया। थोड़ा इसके बारे में बताइए कि किसने लिखा था, किसका म्यूजिक था, कब का गाना है, रेफरेंस क्या है इसका फिल्म में? एक्चुअली ये ना 1951 में आई थी फिल्म अलबेला, है ना, भगवान दादा की फिल्म थी, भगवान दादा ने डायरेक्ट किया था, उनकी फिल्म थी, उसमें ये गाना था। इस गाने को गाया था वैसे सी रामचंद्र ने, है ना, और इसको लिखा था राजेंद्र कृष्ण करके हैं जो उन्होंने लिखा था। तो जब से लूडो का, जैसे आप अगर वो गाना लूडो फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने जो गाना जो है ये जाके और देखा है यूट्यूब पे। अब यूट्यूब के आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ यही मिलेगा कि यहाँ पे कौन कौन आया है लूडो ट्रेलर देखने के बाद। तो इसका एक पिन है। तो ये गाना एक्चुअली इसका रेफरेंस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है ना, कि कोई बहुत गंभीर बात हो कि हमें इस गाने का इस्तेमाल करना है, बहुत मीनिंगफुल, ऐसा नहीं है। दो चीजें हैं। सबसे पहली बात एक तो कि गाने में एक लाइन है खिचड़ी वाली, है ना, कि खिचड़ी खाने का मजा कभी नरम नरम कभी गरम गरम। तो अनुराग बासु जब ये फिल्म बना रहे थे तो उनको लगा कि उनकी ये फिल्म ऑलमोस्ट खिचड़ी हो गई है, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे पैरेलल नैरेटिव्स चल रहे हैं, अलग अलग कहानियां चल रही हैं। उन्हें टोटल इस फिल्म को बनाने के लिए टोटल 11 कहानियां लिखी थी, और 11 में से उन्होंने ये 4 कहानी चुन के निकाली जो उन्होंने फिल्म में दिखानी। तो उन्होंने क्या किया कि अधिकतर पंकज त्रिपाठी वाले सीन्स में उन्होंने ये गाना लगा दिया। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। तो इस गाने का जो रेफरेंस फिल्म में यही है कि वो जो एक तो खिचड़ी हो गया, और दूसरा बैकग्राउंड स्कोर की जगह क्यों नहीं एक इंटरेस्टिंग और थोड़ा मजेदार गाना जो है वो इस्तेमाल किया जाए तो सुनने में अच्छा लगे। जैसे सब पंकज त्रिपाठी की जुबान पे वो गाना खड़ा, सबके जुबान पे चढ़ गया है। ये थे हमारे आज तक रेडियो के साथी कुलदीप, जो फिल्म लूडो को लेकर बात कर रहे थे श्वेतांक शेखर से। और अब दिन भर में आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। इस कार्यक्रम के लिए साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। आज तक रेडियो के पॉडकास्ट से जुड़ा अगर आपका कोई भी फीडबैक रहता है तो आप हमें radio@aajtak.com पर भेज सकते हैं। ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर हमें खोजिए, हम जरूर वहां होंगे। आप हमारे कार्यक्रम वहां सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको समय से अपडेट मिलता रहेगा। फिलहाल आपसे इजाजत चाहूंगा। अमन गुप्ता के साथ थे आप। नमस्कार।